Day 10. We are double digit into the mission, and today we finish wave once for all. In JEE and NDA, understanding the frequency and energy of wave is what separates the top rankers from the rest of the crowd. We have analyzed the system, and now it's time to master the moment. From a stationary wave to Doppler effect, we are neutralizing every potential error today. You have shown the discipline to stay the fight for 10 days straight. Let's close this chapter with the precision of an officer. I am Chris, and you are watching Unknown Aspirant. Mission Day 10, Wave, Final Strike, engaged. Let's begin. वेव को हम लोगों ने 5 पार्ट में डिवाइड किया. सबसे पहला इनके बेसिक्स. ये सारे के सारे इनके बेसिक्स हैं. जैसे वेव कितने टाइप्स के होते हैं, यहाँ पे वेव ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव, वेव इक्वेशन, पाथ एंड फेज डिफरेंस, डायरेक्शन ऑफ वेव थ्रू द इक्वेशन, साथ ही साथ वेव पार्टिकल एंड एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी, साथ ही साथ वेव स्पीड ऑन स्ट्रिंग, एवरेज पावर एंड इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड. तो चलो वेव को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला भाई वेव क्या होता है. वेव होता क्या है, ये ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडनल का क्या सेंस बनाता है. सबसे पहले तो एक चीज़ समझ लो कि वेव कुछ और नहीं, एनर्जी का ट्रांसफॉर्म होना ही वेव कहलाता है. अगर आपका एनर्जी जो होता है ट्रैवल करता है और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है तो उसी को हम लोग वेव कहते हैं. यहाँ पे एनर्जी है और ये एनर्जी आपका यहाँ पे जा रहा है, यहाँ तक अपना ट्रैवल करते हुए इस पाथ में, इसी को हम लोग वेव कहेंगे. ये चीज़ क्लियर हो गया होगा. और ये जो मैंने अभी जो एग्जांपल बताया था, इसे बोला जाता है ट्रैवलिंग वेव. और वेव भी बहुत तरीके के होते हैं. सबसे पहला वेव होता है ट्रांसफर वेव, दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसफर वेव के बारे में, जिसे मैंने ऑब्वियसली पहले बता दिया था कि ट्रैवल इन एक्स डायरेक्शन बट पार्टिकल मूव्स इन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस. कहने का सीधा मतलब ये है कि आपका जो ट्रांसवर्स वेव डिस्टर्बेंस होता है वो आपका, इसमें जो वेव होता है वो आगे एक्स डायरेक्शन की ओर मूव करता है. कहने का सीधा मतलब यही है. और जो पार्टिकल होते हैं ना उसके, वो परपेंडिकुलर इसके ऊपर नीचे ऑसिलेट करते रहते हैं. तो ये होता है ट्रांसफर वेव. व्हाट अबाउट लॉन्गिट्यूडनल वेव. लॉन्गिट्यूडनल वेव में आपका जो पार्टिकल होते हैं वो मूव्स करते हैं आपके सेम डायरेक्शन में, बट ये इसमें जो होता है आपका पार्टिकल जो होता है वो ट्रांसफर नहीं होता है, वो एक ही जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं. इसे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं. और ये दोनों के दोनों चैप्टर हमें पढ़ने हैं. पहला है आपका स्ट्रिंग वेव, जिसे हम लोग ट्रांसवर्स वेव के थ्रू पढ़ेंगे. दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, जिसे हम लोग वेव साउंड वेव के हिसाब से पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे कहानी की शुरुआत होती है वेव इक्वेशन से. वेव इक्वेशन होता क्या है, तो स्ट्रिंग वेव के बारे में सबसे पहले बात करता हूँ. तो वेव इक्वेशन क्या होता है. तो वेव इक्वेशन का एक सिंपल मतलब यही है कि वेव इक्वेशन आपको एक दे दिया जाएगा जो कि होता है y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाई. यहाँ पे हर एक चीज़ का जानना जरूरी होता है. यहाँ पे a इज नॉट अबाउट एरिया, a इज एम्पलीट्यूड, जो कि हमने पिछले चैप्टर में ही बात किया था. बात करते हैं यहाँ पे व्हाट इज ओमेगा. ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसे इसका फॉर्मूला हम लोग 2πf भी लिख सकते हैं या फिर 2π/t भी लिख सकते हैं. व्हाट इफ k. यहाँ पे k आपका एंगुलर वेव नंबर होता है, जिसे हम लोग k इज इक्वल टू 2π/λ से डिनोट करते हैं. व्हाट अबाउट फाई. फाई जो होता है आपका इनिशियल फेज होता है, जिसे हम लोग ये कांस्टेंट होता है. तो आइए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन वी आर मूविंग विद फेज एंड पाथ डिफरेंस. व्हाट इज फेज. फेज एंड पाथ डिफरेंट होता क्या है, सीधी सी बात, नो बकवास. फेज जो होता है, मान लो कि आपने एक पार्टिकल, मतलब फेज मतलब होता यही है कि आपने एक पार्टिकल को फिक्स कर दिया. अब इसके बारे में एनालाइज करना ही फेज और पाथ कहलाता है. जैसे
एक पार्टिकल है x1 डायरेक्शन पे, जिसका नाम मैंने p1 कर दिया। x2 डिस्टेंस पे आपका एक और पार्टिकल जिसका p2। अब इसका फेज और पाथ पता करना है। तो सबसे पहले तो मैंने इसका पाथ पता कर लिया x देके। तो y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के x1 प्लस 5। तो ये आपका कांस्टेंट, ये आपका कांस्टेंट। अब ये आपके टाइम वेरिंग हो गया, y1 इज अ टाइम वेरिंग। सेम केस अगर आपका y2 है और फिर से हम लोग लिखना है तो a साइन ओमेगा टी माइनस के x2 प्लस 5। ये दोनों आपका कांस्टेंट हो गया और यहाँ पे a साइन ओमेगा टी आपका देख लिया। और ये सेम केस आपको मैंने पिछले चैप्टर में ही बताया था SHM में। तो यही चीज है। नेक्स्ट वन इज फेज डिफरेंस कैसे निकालोगे? तो चेंज इन फाई निकाल दोगे, मतलब φ1 माइनस φ2। और यहाँ से निकालने के बाद φ1 को हम लोग लिख सकते हैं ये वाला आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो इसके हिसाब से के कॉमन कर लो तो x2 माइनस x1 हो जाएगा। और यहाँ से आपका पाथ डिफरेंस निकल जाएगा। और एक पाथ डिफरेंस निकालने के और भी तरीका होता है, जिसमें मैं के को क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई लैम्डा इंटू चेंज इन x। फॉर्मूला याद होना चाहिए। नेक्स्ट वन, वी आर मूविंग डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन इन इक्वेशन। वेव का मोशन होता है इक्वेशन के थ्रू, हम लोग कैसे पता करेंगे? सिंपल है। कैसे? आपका जो वेव होता है वो परपेंडिकुलर टू द एक्स डायरेक्शन मूव करता है। और यहाँ पे जो हम लोग वेव की बात करने वाले हैं वो साइन एंड शोल्डर वेव होता है। तो अगर y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के x, और अगर ये देखिए कैसे हम लोग इसे पता करेंगे कि वेव आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है। अगर आपका साइन चेंज हुआ, मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, या फिर एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो उस केस में आपका जो ग्राफ आपका जो वेव होगा वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा। अगर सेम केस हुआ और इस टाइम आपका जो साइन है ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, या फिर ए साइन माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स है, तो उस केस में आपका जो वेव है, चूंकि साइन दोनों का सेम है, तो उस केस में आपका वेव जो होगा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा। नेक्स्ट वन इज पार्टिकल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ओके, सबसे पहले जैसे हम लोग को पता होता है कि y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के x प्लस 5। मैंने बड़ी यूज का हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो उस केस में हमें वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मिलेगा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के x प्लस 5। और यहाँ से अगर आपका पोजीशन पता है और पार्टिकल आपका एक डिस्टेंस भी पता हुआ है, तो इस केस में आप वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इस तरीके से भी निकाल सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस एक्स का वाई का स्क्वायर। मेरा मुंह से एक्स इसलिए निकला क्योंकि पिछले चैप्टर में मैंने सेम एग्जैक्ट वही चीज बताया था। नेक्स्ट वन इज, अगर आपका एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल चाहिए तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेव ओमेगा स्क्वायर वाई। हम लोगों ने सेम SHM में भी ये ऐसा ही कुछ पढ़ा था। नेक्स्ट वन इज डायरेक्शन ऑफ वेव एट एनी टाइम t। तो उस केस में आपको वेव का डायरेक्शन पता करना है, तो एक होता है मेथड 1 और दूसरा होता है मेथड 2। मेथड 1 में आपको पहले स्लोप निकालना होता है और वेलोसिटी देखना होता है, वेलोसिटी के नेगेटिव साइन के साथ पुट करना होता है। अगर आपका स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव हुआ तो समझ लो कि वेव आगे बढ़ रहा है, अगर स्लोप नेगेटिव हुआ तो उस केस में वेव जो है मतलब पार्टिकल जो है ऊपर जाएगा। अगर आपका स्लोप जो है नेगेटिव हुआ तो उस केस में पार्टिकल जो है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पॉजिटिव होगा और उस केस में आपका वेव ऊपर जाएगा। और सेम केस इसका उल्टा भी पॉसिबल है। नेक्स्ट, अगर मेथड 2 बात करूँ तो सबसे आसान है। अगर आपको ग्राफ दे रखा है और पूछे कि ये वाला पार्टिकल बताओ कहाँ जा रहा है, तो सीधी सी बात है आप यहाँ से एक ऐसे ग्राफ डिनोट कर, ऐसे एक उसके ऑपोजिट वाला ग्राफ बना दोगे, इसे थोड़ा सा एक्स डिस्प्लेस करके, तो आपको दिखेगा कि ये पार्टिकल जो है वो आपका ऊपर जा रहा है। तो यहाँ से ये पता चला कि ये पार्टिकल जो है ऊपर जा रहा है। और हम लोगों ने मैथमेटिकली दिमाग लगा के भी यही पाया कि जो पार्टिकल है वो ऊपर जा रहा है। ओवरऑल कहने का यही मतलब है कि आप कहीं से भी जाओ, आंसर जल्दी आना चाहिए। नेक्स्ट वन इज वेव स्पीड ऑन स्ट्रिंग। हाँ, तो यहाँ पे हम लोगों ने वाकई में स्ट्रिंग को इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब उसमें हम लोगों को चेक करना होगा कि उसके अंदर वेव हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं। सबसे पहला,
जब हम लोग एक एक एंड इसका फिक्स कर दिया है और एक एंड आपका फ्री है, यहाँ से मैंने एक झटका दिया, ये वेव के थ्रू आगे बढ़ रहा है वेलोसिटी v के साथ यहाँ पे जाएगा। अब हमें बताना है कि इस वेव की वेलोसिटी क्या होगी। तो सिंपल फॉर्मूला यही है कि आप वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टेंशन अपॉन म्यू। यहाँ पे t जो है आपको टेंशन डिनोट कर रहा है और ये जो म्यू है वो मास पर यूनिट लेंथ डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट वन, आपको एक एग्जांपल भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक स्ट्रिंग है जिसका मास छोटा है m और इसका लेंथ छोटा l है। यहाँ पे आपका एक स्ट्रिंग, यहाँ पे एक मास का ब्लॉक है, यहाँ पे एक मास का ब्लॉक है जिसका मास m। अब मैं बात करूं कि बता दो कि इसके अंदर मैंने फिर से इसको एक झटका दिया और बताना है कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। सिंपल। और ये भी मैंने बता दिया है कि जो ये मास है बड़ा वाला, ये इसके मास के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। तो बता दो कितना टाइम लगेगा इसके टॉप बॉटम पे पहुंचने के लिए। अगर ऐसा सिचुएशन है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो टेंशन इन स्ट्रिंग होगा वो ऑलमोस्ट mg के बराबर होगा। अगर आपका वो mg के बराबर है तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू टेंशन अपॉन म्यू, और टेंशन अपॉन म्यू और टेंशन की जगह पे हम लोग mg लिख सकते हैं और म्यू की जगह पे छोटा वाला m इंटू एल। यहाँ से देखने पे ये दिखेगा कि mg l अपॉन m। साथ ही साथ अगर आपका टाइम पीरियड निकालना होगा, ये तो आपका वेलोसिटी था और ये टाइम जो होगा आपका l अपॉन v हो जाएगा। l अपॉन v क्यों? अरे भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है तो वही चीज लगाओगे तुम। तो डिस्टेंस आपका l है, v आपका स्पीड है, ओवरऑल सॉल्व करोगे तो ml अपॉन mg का अंडर रूट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज एवरेज पावर एंड इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड। फॉर्मूला याद रखो, ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला एवरेज पावर इज हाफ रो एस वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और एवरेज पावर का एक और फॉर्मूला 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी एस। यहाँ पे एक एक टर्म की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला एक एक टर्म के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला रो है, रो को हम लोग डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग कहते हैं। दूसरा एस जो होता है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डिनोट करता है। भी जो होता है वेव नंबर मीन्स वेव स्पीड को डिनोट करता है, और इसका फॉर्मूला हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पिछले स्लाइड में ही पढ़ा था। अंडर रूट ऑफ 2 पाई अपॉन म्यू होता है। म्यू डिनोट्स क्या? मास, उसका मास, रस्सी का मास अपॉन लेंथ। नेक्स्ट वन इज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, और साथ ही साथ आपका ए डिनोट्स एम्पलीट्यूड। तो एक बार मैं फिर से एवरेज पावर को डिनोट कर देता हूँ। एवरेज पावर इज इक्वल टू हाफ रो एस वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और एवरेज पावर का एक और फॉर्मूला, अगर मैं रो का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ तो मुझे देखने के लिए मिलेगा कि रो का भी वैल्यू पुट नहीं किया मैंने। तो एक और फॉर्मूला होता है 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी एस। होप आप इतनी दूर तक तो समझ पा रहे होगे। ये वाला पॉइंट यहाँ पे भी कॉमन है, तो रो वी एस। और यहाँ पे देखो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर भी यहाँ पे फिक्स है। मतलब ये जो चीज दिया हुआ है वो और कुछ नहीं, ओमेगा के बारे में ही दिया हुआ है। ये ओमेगा को मैंने फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिख लिया है। ठीक है, चलो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यही वाला फॉर्मूला याद कर लो और इस यहाँ पे पुट कर देना। नेक्स्ट वन इज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होता है? एवरेज पावर पर यूनिट एस बोले तो आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ओवरऑल निकल के आता है 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो भी। बस आपने क्या किया कि ये जो एस था इसको नीचे भेज दिया तो आपका इंटेंसिटी बन गया। सिंपल बट इम्पॉर्टेंट। तो आपका यहाँ पे आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वी आर मूविंग विथ पार्ट 2, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सुपरपोजिशन। यहाँ पे आपके टॉपिक्स हैं, आप देख लो एक बार। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सुपरपोजिशन ऑफ पल्स।
आपको एक पल्स दिया जाएगा, यहाँ से मैंने एक पल्स जनरेट किया, यहाँ से एक पल्स जनरेट किया, और दोनों का डायरेक्शन सेम ही है, बस ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और एक दोनों ऊपर ही जा रहा है, दोनों का एम्पलीट्यूड जो है ऊपर की तरफ ही डिनोट कर रहा है। तो जब ये एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे ये दोनों वेव अपने आप जोड़ने की कोशिश करेंगे, ये पॉइंट मान लो ये वाला है, तो इस पॉइंट पे आपका जो इसका एम्पलीट्यूड होगा वो इन दोनों के एम्पलीट्यूड के सम के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगर आपका बी है पार्टिकल, मतलब बी केस क्या कह रहा है कि आप एक एम्पलीट्यूड है आपका A1, यहाँ पे आपका एम्पलीट्यूड है A2, और मान लो A1 इज ग्रेटर देन A2, तो उस केस में आपका आपकी बार ये जो वेव है आपके ऑपोजिट है, ये आपका वेव है ये इधर इस डायरेक्शन में है, और ओवरऑल जब जाके ये दोनों टकराएगा तो ये इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होने के चलते इसका कुछ ऊपर ही पार्ट रहेगा। नेक्स्ट वन इज, मैंने एक एम्पलीट्यूड ए का इधर से भेजा और एक एम्पलीट्यूड ए का इधर से भेजा, तो ओवरऑल ये दोनों यहाँ पे जिस पॉइंट पे आके अपने टकराने वाले थे उस पॉइंट पे अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे बताओ ये रस्सी कैसा मूव करेगा, तो यहाँ पे आपका रस्सी जो होगा वो स्ट्रेट हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। सीधा क्यों होगा, तो इसका सिंपल रीजन यही है कि यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है A माइनस A जो होता है वो आपका 0 हो जाता है, यानी यहाँ पे सीधे के तौर पे रहेगा। और यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बता दो कि डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, तो आपका एनर्जी जो होगा यहाँ पे इस रस्सी के इस पोर्शन में क्या वो 0 होगा या फिर नहीं, तो हम लोग सीधे बोलेंगे कि उसका एनर्जी जो होगा वो नहीं होगा 0। यहाँ पे आपका जो एनर्जी होगा वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एंड एंड पॉइंट। सबसे पहला फिक्स्ड एंड फ्री एंड्स। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एक मैंने केस एज्यूम किया, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग को फिक्स कर दिया और यहाँ पे एक फ्री कर दिया। यहाँ से मैं यहाँ पे एक पल्स जनरेट करता हूँ, ये पल्स जो है आगे की तरफ जाता है, और कुछ देर बाद जब ये यहाँ पे टकरा जाता है तो ये कुछ ऐसे वापस आ जाता है। ठीक है, तो आपने कुछ एग्जाम्पल भी देखा होगा कि आपने एक रस्सी को पकड़ के ऐसे करते हो, तो जिम में अगर कोई जाता होगा बंदा तो वहाँ पे देखता होगा कि ऐसे आपने पल्स जनरेट किया, वहाँ से टकरा के वैसे फटाक से ऐसे आ गया। तो इस केस में हम लोग यूज़ करते हैं आपका ये चीज़ है। तो इसमें क्या चीज़ देखने के लिए मिला, अगर मैंने y इनिशियल a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स के तौर पे भेजा था यहाँ पे, तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होगा, रिफ्लेक्टेड पल्स होगा, वो मुझे a साइन ओमेगा t प्लस फाई के तौर पे दिखेगा। और यहाँ पे जो ये पाई है वो ये डिनोट करता है कि जो फेज है वो 180 डिग्री, मतलब पाई का डिफरेंस आ गया है, पाई ऐड हो जाएगा। सिंपल कहने का मतलब यही है कि जब आप इनिशियल आप ओमेगा टी माइनस के एक्स के तौर पे भेजोगे तो आपका जो फेज होगा, रिफ्लेक्टेड पल्स होगा, वो सीधे आपका उसमें पाई ऐड हो जाएगा, फेज चेंज। यहाँ पे लिखा भी है फेज चेंज ऑफ पाई। नेक्स्ट वन इज, अगर मैंने एक एंड इसका फिक्स की जगह पे फ्री कर दिया, तो उस केस में क्या होगा कि अगर मैंने यहाँ पे एक पल्स भेजा तो ये भी जो पल्स उधर से जनरेट करके आएगा वो जो होगा वो भी उसी डायरेक्शन में आएगा, कोई ऑपोजिट में नहीं जाएगा। तो उस केस में आपका जो फेज होता है वो आपका नेगेटिव नहीं होगा। हाँ, और उस केस में आपका जो y इनिशियल होगा, मतलब इनिशियल जो मैंने पल्स भेजा था वो होगा a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। यहाँ पे एक पॉइंट आपने नोटिस नहीं किया होगा, यहाँ पे जब मैंने पल्स भेजा तो वो x डायरेक्शन में था, और x डायरेक्शन में हमेशा साइन ऑपोजिट होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे साइन ऑपोजिट है। अगर और यहाँ से जब रिफ्लेक्ट हुआ तो ये नेगेटिव ऑफ x डायरेक्शन में जा रहा है, और उस केस में आपका जो साइन होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, मतलब अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल यहाँ पे कोई पाई ऐड नहीं होगा क्योंकि उसी डायरेक्शन में वेव जैसे आया था वैसे ही जा रहा है, और यहाँ पे जो वेव था वैसे जैसे मैंने भेजा उसी डायरेक्शन में वेव जा रहा है। हाँ, शर्त ये है कि वो अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में भेजा तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो उस केस में हम लोग रिफ्लेक्टेड वेव को ऐसे लिखेंगे, ये साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। वो इतने दूर तक समझ में आ गया होगा। रिफ्लेक्शन ट्रांसमिटेड बिटवीन टू स्ट्रिंग। सबसे पहला, अब यहाँ पे आता है एक मजा वाला चीज, मतलब कहने का सीधा मतलब मैं बताऊं
तो कहने का सीधा मतलब ये है कि एक आपका ये पतला स्ट्रिंग है, एक है आपका मोटा स्ट्रिंग। अरे स्ट्रिंग नहीं समझ रहे हो, वो छपड़ी वाला नहीं, वो स्ट्रिंग जो होता है वो रस्सी कहते हैं हम उसे। हाँ, तो ये रस्सी है आपका पतला और ये रस्सी है मोटा। अब यहाँ पे आपका यूज़ करोगे, आपने अगर थोड़ा सा भी क्लास 10th में पढ़ा हो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट यूज़ हो जाएगा। तो सबसे पहले ये चीज़ तो पता ही होगा कि वेलोसिटी को हम लोग लिखते हैं टेंशन अपॉन म्यू, और म्यू इज इक्वल टू रस्सी का मास अपॉन लेंथ। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा कि वेलोसिटी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट म्यू हो जाएगा, यानी वेलोसिटी 1 इज ग्रेटर देन वेलोसिटी 2। मतलब ये कहने का यही चाहता है कि आपका जो यहाँ पे वेलोसिटी होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू इसके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से तो हमने यही कंक्लूजन निकाला। अगर दूसरी बात करूँ तो इस केस में अगर मोटे रस्सी से मैं वेव को भेजूँ, ठीक है, मोटे रस्सी को वेव से भेजूँ, और यहाँ पे एक चीज़ और देखो, मैंने यहाँ से एक वेव भेजा, ऑब्वियसली यहाँ पे ऐसे गया, और ये जो वेव है अगर मैं एक रस्सी से वेव भेजता हूँ तो ये रस्सी ऑब्वियसली हमेशा ऐसे 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 इसका मूव करता रहेगा, तो वैसे ही यहाँ पे भी मूव हुआ। लेकिन इसके मोटापन के चलते ये कुछ पार्ट अपने आप को लेके गया और कुछ पार्ट जो होगा इसको रिफ्लेक्ट कर दिया और इसको v1 वेलोसिटी से रिफ्लेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग देखने के लिए मिलता है कि आपका जो v1 है वो ज़्यादा है v2 से। क्यों ज़्यादा है, यही बात यहाँ पे मैंने कवर किया था। समझ में आया? नेक्स्ट वी आर मूविंग विद, यहाँ पे आपको एक एम्पलीट्यूड आई से मैंने एक वेव भेजा भेजा भेजा। यहाँ पे एक लाइट स्ट्रिंग है तो उसके चलते यहाँ पे भी वेव जनरेट हुआ होगा, लेकिन चूंकि यहाँ पे इसका जो यहाँ पे जो इस पॉइंट पे इस पे रिफ्लेक्शन भी आया होगा मोटे वाले रस्सी पे, और ये रिफ्लेक्शन एआर हो जाएगा। तो इस रिफ्लेक्शन को ऐड करने के लिए यहाँ पे मैंने एक दो फार्मूला बनाया हुआ है। फार्मूला ए क्या कहता है कि आपका जो ट्रांसमिटेड वेव है वो 2v2 अपॉन v1 प्लस v2 इंटू इनिशियल एम्पलीट्यूड के बराबर होगा, और वही एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन v2 प्लस v1 इंटू एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट। नेक्स्ट वन इज स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव। इंग्लिश पढ़ के बता देता हूँ पहले क्या लिखा है। फॉर्म्ड ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ coherent wave traveling in opposite direction, both wave आपका a जो है आपका एम्पलीट्यूड को डिनोट कर रहा है। नाउ वी आर मूविंग विथ, अब हम लोग इंटर कर चुके हैं आपका वेव ऑन लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर। मैंने वेव कर हम लोग इंटर कर चुके हैं। तो यहाँ पे दो तीन बातों का सबसे पहले ध्यान, सबसे पहला ये पॉइंट्स जहाँ पे रस्सी जो है मूव नहीं करने वाला है, ये पॉइंट्स हो गया या फिर ये पॉइंट्स हो गया, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स को नोड कहा जाता है और ये फिक्स पॉइंट होते हैं। बात करते हैं एंटी नोड के बारे में। तो एंटी नोड वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे इनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम देखने के लिए मिलता है। एंटी नोड क्या होता है, यहाँ पे जाओगे नोड और दो नोड के बीच में आपका एक एंटी नोड देखने के लिए मिलेगा जिसका एम्पलीट्यूड मुझे 2a देखने के लिए मिला। तो इस केस में मैं बोलूँगा कि इसका एंटी नोड विल बी, एंटी नोड वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम देखने के लिए मिलता है। की पॉइंट्स जानते हैं स्टैंडिंग वेव के बारे में। सबसे पहला ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपका 3 गो नोड है तो उसके बीच में एंटी नोड कितना बनेगा, तो 1 और 2 एंटी नोड बनेगा। अगर नहीं भी पता है तो समझ लो कि मैंने एक 3 को पॉइंट दे दिया, बताओ इसके बीच में कितने गैप बनेंगे, तो 1 गैप और 1 गैप, 2 गैप बनेंगे। तो उससे हिसाब से आप बता सकते हो कि आपका एंटी नोड जो होगा वो 2 होगा। बात करते हैं आगे। अगर बीच का ऑल पॉइंट्स पढ़ लेता हूँ पहले। ऑल पॉइंट्स बिटवीन 2 सक्सेसिव नोड्स आर इन सेम फेज। बिल्कुल सही बात है। आपका 2 सक्सेसिव नोड जो होगा वो, एक मिनट, लेट मी रिपीट इट अगेन। All points between 2 successive nodes are in same phase. दूसरा, all points across a node are in opposite phase. बिल्कुल ये चीज है। आपका एक और फेज में आपका नेगेटिव फेज देखने के लिए मिलेगा। तीसरा,
सेपरेशन बिटवीन कंसेक्यूटिव नोड्स एंड एंटी नोड्स इज लैम्डा बाई 2। दो गो नोड और एंटी नोड के बीच में अगर आपका लेट मी रिपीटेड, आपका दो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स के बीच का अगर लैम्डा निकालना चाहते हो तो लैम्डा विल बी लैम्डा बाई 2। लैम्डा इज व्हाट? लैम्डा इज आपका सेपरेशन बिटवीन वेवलेंथ जिसे डिनोट करते हैं हम लोग। और आपका दो सक्सेसिव एंटी नोड के बीच में आपका जो अगर लैम्डा देखना जाएगा तो वो होगा लैम्डा बाई 2। और अगर वही बात है, अगर आप वेव जो है एक नोड और एंटी नोड के बीच का वेव निकालना चाहते हो तो लैम्डा बाई 4 हो जाएगा। यही चीज़ है। तो और यही चीज़ लिखा भी हुआ है कि सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स एंड एंटी नोड्स और एंटी नोड्स इज लैम्डा बाई 2 एंड बिटवीन कंसेक्यूटिव नोड्स एंड एंटी नोड्स इज लैम्डा बाई 4। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। तो y इज इक्वल टू 2a साइन kx प्लस फाई 1 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 2। ये जो होता है आगे वाला पोर्शन जो होता है ये एम्पलीट्यूड को डिनोट करता है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ x। और ये जो होता है आपका साइन ओमेगा टी प्लस फाई 2। अगर आपका फाई 1 विल बी अगर 0 हुआ तो उस केस में मैं बोलूँगा कि 2a साइन ओमेगा टी के एक्स साइन ओमेगा टी प्लस फाई 2। यहाँ पे आपका अगर x 0 हुआ तो नोड हो जाएगा, x जहाँ पे 0 हुआ वो आपका नोड है। और यही चीज़ अगर फाई 1 इज इक्वल टू पाई बाई 2 तो उस केस में जो y इज इक्वल टू 2a कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी प्लस फाई बाई 2। और यहाँ पे अगर x बराबर 0 पर आपका जो नोड एंटी नोड बनने वाला है। कहने का सीधा मतलब यही है कि अगर आपका फाई 1 0 हुआ तो उस केस में आपका जो x बराबर 0 पे जो पॉइंट होगा वो आपका नोड बनेगा। अगर आपका x बराबर 0 हुआ अगर आपका फाई जो है फाई 1 वो अगर पाई बाई 2 हुआ तो इस केस में आपका जो यहाँ पे बनेगा x बराबर 0 पे वो कैसा नोड बनेगा, तो वो नोड बनेगा आपका एंटी नोड। ठीक है, बिल्कुल। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपने ये साइन और कॉस पढ़ा है, साइन और कॉस का ग्राफ अगर आपने पढ़ा है तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। साइन का ग्राफ होता है कुछ ऐसा। कॉस का ग्राफ क्या होता है? कॉस का ग्राफ होता है यहाँ से निकलता हुआ। तो देखोगे यहाँ पे तो कॉस जो होगा ये साइन जो होगा ऐसा कुछ निकलेगा। तो ऑब्वियसली साइन का ग्राफ देखोगे तो कुछ ऐसा ही निकलता है, यहाँ से ऐसे। तो ये साइन का ग्राफ है। अगर कॉस का ग्राफ देखोगे तो कॉस का ग्राफ कुछ ऐसे निकलता है, तो ये कॉस का ग्राफ है। और चूंकि तुमने पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है। सीधी सी बात है, इतना टाइम किल करना मत। सीधे याद रखना कि आपका जो अगर फाई 1 आपका 0 हुआ तो उस केस में आपका जो x बराबर 0 पे नोड बनेगा। अगर फाई आपका पाई बाई 2 हुआ तो उस केस में आपका एंटी नोड बनेगा जिसका x बराबर 0 पे। नेक्स्ट वन इज स्टैंडिंग वेव इन कैंप स्ट्रिंग फिक्स बोथ एंड। अब यहाँ पे स्टैंडिंग वेव के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेगा कि एक वेव है, आपका एक रस्सी है जिसे मैंने पकड़ के ऐसे ऐसे घुमा दिया। ऑब्वियसली ये आपका दोनों फिक्स एंड है, तो यहाँ पे आपका नोड दोनों ये है, तो नोड के बीच का गैप जो होगा आपका पाई बाई 2 देखने के लिए मिलेगा। जस्ट वेट, लेट्स बिगिन। सबसे पहला है आपका यहाँ से स्टार्ट होता है स्टैंडिंग वेव इन कैंपिंग। एक मिनट जस्ट वेट। स्टैंडिंग वेव इन कैंप्ड स्ट्रिंग के अंदर अगर मैंने स्टैंडिंग वेव क्रिएट करना है तो वो कैसे होगा? एक एंड मैंने फिक्स कर दिया और एक एंड फिक्स कर दिया, और वेव कैसा ऐसे हो सकता है। और उस केस में आपका एक नोड है, एक एंटी नोड के बीच में आपका जो लेंथ होता है वो लैम्डा बाई 4 होता है। अगर वही फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा, और v अपॉन लैम्डा यानी 1/4L अंडर रूट ऑफ t अपॉन म्यू। यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसे कहा जाता है, या फिर हम लोग इसे फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है ये नाम, क्योंकि ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को ही फर्स्ट हार्मोनिक बोला जाता है। नेक्स्ट वन इज, अगर इसी का केस 2 ले लें कि यहाँ पे आपकी बार स्टैंडिंग वेव जो था आपकी बार एक एंड फिक्स था, एक नोड था, एक और नोड हमने क्रिएट कर दिया और फिर एक एंटी नोड। तो ओवरऑल देखा जाएगा तो मेरे पास 2 नोड है और एक एंटी नोड है।
तो लेंथ जो हो जाएगा उसका 3 लैम्डा बाई 4 हो जाएगा। तो उस केस में जो फ्रीक्वेंसी होगा जिसे हम लोग F3 से डिनोट करेंगे वो होगा 3/4। एक मिनट, मैंने सब बात कर ली, सॉरी, मुझे यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। स्टैंडिंग वेव ऑन द कैम्प्ड स्ट्रिंग, अगर 2 गो स्ट्रिंग है उसके भी दोनों फिक्स कर दिया है तो उस केस में आपका वेव कहाँ से स्टार्ट होगा, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू p अपॉन लैम्डा और वेलोसिटी अपॉन लैम्डा। फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी अपॉन लैम्डा कैसे होगा भाई, वेलोसिटी अभी पीछे चैप्टर में तो पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू लैम्डा इनटू वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला। हाँ, तो यहाँ से आपका फ्रीक्वेंसी निकल के आ जाएगा वेलोसिटी अपॉन लैम्डा, और वेलोसिटी जो होता है आपका फ्रीक्वेंसी जो होता है 1/2L और अंडर रूट ऑफ t अपॉन म्यू। अभी हमने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, और यहाँ से आपका इसे फंडामेंटल या फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं। अगर आपने यहाँ पे एक 3 एंटी नोड बना दिया, आपने एक यहाँ पे ऐसा, अच्छा इसको ये स्टैंडिंग वेव जनरेट करने का तरीका क्या हो सकता है, या तो आप ये स्ट्रिंग को पकड़ के ऊपर खींच दिए होगे तो यहाँ से बन जाएगा, या फिर आपने एक ट्यूब ले लिया होगा, रेजोनेंस ट्यूब, वहाँ से इसको सटा दिया तो इसमें जो होता है आपका वो ट्रांसफर कर देगा आपका वाइब्रेशन, जिसके चलते यहाँ पे स्टैंडिंग वेव क्रिएट हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर मैंने 3 एंटी नोड बना दिया तो उस केस में आपका जो लेंथ होगा वो लैम्डा हो जाएगा। तो उस केस में जो आपका F2 फ्रीक्वेंसी होगा वो 1/L अंडर रूट ऑफ t अपॉन म्यू हो जाएगा, और L ये आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। उस केस में मैं कहूँगा कि 2 अपॉन, यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि ये सेकंड हार्मोनिक है यानी फर्स्ट ओवरटोन। यानी ओवरऑल मैं क्या कहूँगा कि आपका nth हार्मोनिक जो होगा वो फ्रीक्वेंसी n/2L अंडर रूट ऑफ t अपॉन म्यू। यहाँ पे म्यू जो होता है मास पर यूनिट लेंथ होता है, याद रखना। अगर n-1 अगर कर दोगे तो आपका ओवरटोन हो जाएगा, और इसको अगर निकालना है तो n इंटू आपका फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल हार्मोनिक से मल्टीप्लिकेशन कर दोगे। हाँ, एक चीज़ ये भी याद रखना कि अगर आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 100 है तो जो आपका रेजोनेंस होगा ना, वो जो स्ट्रिंग इन रेजोनेंस विद द टर्निंग ब्लॉक ऑफ, या तो आपका 100 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, ऐसे चलेगा। ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव इन कैम्प स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग मैंने फिक्स कर दिया, एक फ्री कर दिया, तो उस केस में आपका जो वेव बनेगा वो आपका एक नोड होगा या एंटी नोड हो सकता है। उस केस में आपका जो लेंथ होगा वो λ/4 हो जाएगा। तो उस केस में आपका जो फ्रीक्वेंसी होगा वेलोसिटी अपॉन लैम्डा होता है, लैम्डा की जगह पे हम लोग 4L लिख सकते हैं, तो ओके, और वेलोसिटी को हम लोग अंडर रूट ऑफ t अपॉन म्यू लिख सकते हैं, तो 1/4L इज इक्वल टू t अपॉन म्यू। यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से कहेंगे। अगर बात करते हैं कि यहाँ पे एक नोड है और एक एंटी नोड है और उसके बीच में एक और मैंने नोड जनरेट कर दिया, तो उस केस में आपका जो लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा 3 λ/4, और यहाँ से आपका फ्रीक्वेंसी F3 इज इक्वल टू 3 λ/4L, सॉरी, फ्रीक्वेंसी जो होगा 3/4L अपॉन अंडर रूट t अपॉन म्यू। यहाँ पे आपका ये थर्ड हार्मोनिक डिनोट करता है, ये आपका फर्स्ट ओवरटर्न होता है। तो ओवरऑल इस ये जो मैंने केस बोला था जिसमें एक इंड फिक्स है और एक इंड आपका फ्री है, तो उस केस में आपका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो होगा आपका 2n+1 4L अंडर रूट ऑफ t अपॉन म्यू। यहाँ पे 2n+1 इंटू F1 जो होता है आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है, ये आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो उस केस में आपका जो 2n+1 जो होता है वो आपका हार्मोनिक होता है, और n जो होता है आपका ओवरटर्न होता है। ये चीज़ याद रखना कि अगर आपका फ्रीक्वेंसी 100 दे रखा है तो उस केस में आपका जो स्ट्रिंग में रेजोनेंस होगा वो क्या होगा, या तो 100 का हो सकता है, या तो 300 या फिर 500, यानी ओड नंबर ऑफ हर्ट्ज बनेंगे, फ्रीक्वेंसी बनेंगे। नेक्स्ट वन इज स्टैंडिंग वेव इन कंपोजिट स्ट्रिंग। यहाँ पे क्या होगा कि आपने एक स्ट्रिंग लिया था और एक और मोटा वाला स्ट्रिंग है, तो इस केस में आपको देखो कहने का तरीका ये है कि आपका ये एक मोटा वाला स्ट्रिंग है, तो उस केस में आपका जो बताना होगा कि बताइए इसके अंदर फ्रीक्वेंसी कैसे जनरेट होगा। तो उस केस में आप सीधे कह सकते हो कि आपका बीच का लेंथ L है, यहाँ पे लेंथ L2 है, और यहाँ पे जो नोड्स बने हैं वो 3 यहाँ पे सब 3 बने हुए हैं, और यहाँ पे जो आपका वेव बना हुआ है वो 2 बना हुआ है। तो उस केस में यहाँ पे जो 3 लूप बने हुए हैं, यहाँ पे 2 लूप बने हुए हैं, तो उस केस में आपका जो फ्रीक्वेंसी 1 है और फ्रीक्वेंसी 2 आपस में बराबर होने वाला है। तो इस केस में आप जो बोलोगे n1/2L1 अंडर रूट ऑफ t अपॉन म्यू1 इज इक्वल टू n2/2L2 अंडर रूट ऑफ t अपॉन म्यू2, और ओवरऑल सॉल्व करने पे n1/n2 निकल के आता है L1/L2 अंडर रूट ऑफ म्यू1 अपॉन म्यू2। यहाँ से हम लोग एप्लीकेशन इसके आगे देखेंगे। सोनोमीटर इज नॉट इन आवर सिलेबस, दैट्स वाई ये आपका पार्ट 2 भी यहाँ पे ख़त्म हुआ।
नेक्स्ट वन इज मूविंग विथ साउंड वेव। साउंड वेव में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर, ये बीट फ्रीक्वेंसी, ड्रॉपलर इफेक्ट, ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेशर। एस इज इक्वल टू एस नॉट साइन ओमेगा अंडर रूट ऑफ टी माइनस एक्स अपॉन बी होता है। प्रेशर जो होता है पी नॉट कॉस ओमेगा अंडर रूट ऑफ टी माइनस एक्स अपॉन बी हो जाएगा। पी नॉट इज इक्वल टू बी ओमेगा अपॉन भी एस नॉट हो जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं पी नॉट के बारे में, तो ये होता है एम्पलीट्यूड ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट वन इज स्पीड वेव। स्पीड वेव क्या होता है? स्पीड ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव का स्पीड कैसे निकाला जा सकता है? तो v इज इक्वल टू वी लिक्विड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी अपॉन पी। यहाँ पे सॉलिड के लिए निकालना होगा तो अंडर रूट ऑफ यंग मॉडुलस अपॉन रो, और यहाँ ये जो पी नहीं रो है, ठीक है, डेंसिटी नोट करा जाता है। अगर आप वॉल्यूम ऑफ गैस निकालना चाहते हो तो अंडर रूट ऑफ गामा पी प्रेशर अपॉन रो, या फिर अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाई एम। नेक्स्ट वन, यहाँ पे बी जो होता है बल्क मॉडुलस, यंग मॉडुलस, और ये जो गामा है रेडियलिटी कांस्टेंट होता है। बीट फ्रीक्वेंसी के बारे में क्या जानते हो? तो बीट फ्रीक्वेंसी आपका सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव ऑलमोस्ट इक्वल फ्रीक्वेंसी को होने चाहिए, तो अब हम लोग इसे बोलेंगे बीट फ्रीक्वेंसी। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? आपने एक सोर्स था यहाँ पे, और यहाँ पे एक आपका पर्सन है जो दौड़ रहा है, तो उस केस में आपका जो अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी होगा वो एफ नॉट वी प्लस माइनस ओमेगा प्लस माइनस वी नॉट अप अंडर रूट ऑफ भी प्लस माइनस ओमेगा प्लस माइनस आपका एस के बराबर होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे केस की बात करूँ तो वैसे ड्रॉपलर इफेक्ट आपके सिलेबस में नहीं है जेईई मेंस के, तो आई थिंक मेरे को ये चीज़ कवर करना बोरिंग लग सकता है, तो इसीलिए आता है। बात करते हैं ऑर्गन पाइप के बारे में। सेम केस था ऑर्गन पाइप का, जैसे मैंने पीछे कवर किया था ना स्टैंडिंग वेव, वैसे ही है सेम चीज़ आपका ऑर्गन पाइप। So that's all for today. I will see you in the next one.